कि हम कांग्रेस में तो बहुत टाइम से सक्रिय हैं। जो क्षेत्रवाद और राजनीति का जो एक गोलमाल चलता है, जो एक इसी वजह से हमारा जो नाम है वो आगे नहीं बढ़ाया गया। ये कह मेरा काम यही है, लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। बहुत ही पिछड़ा एरिया है मेरा। अपने करंट विधायक की बात करें, कोई विकास नहीं कर पाए, जिसमें से पूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं पिछली बार हारे हैं। जिला पंचायत का चुनाव लड़े वो भी हारे हैं। अब कौन कहाँ है ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा। तो यहाँ नए नए जो उम्मीदवार हैं उनकी क्या बात करूँ। ये पिछले 4-6 महीने से सारे उम्मीदवार हैं जो आ गए हैं एकदम से उभरने वाला। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि क्षेत्र का ही आदमी रहे, क्योंकि जो असली मुद्दे थे हम उससे जमीनी स्तर पर ला नहीं पाए। अपनी राष्ट्रीय आपदा का जो दोहन हो रहा है, आप खनन माफिया देख लें, कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस आई थी तो वहाँ के भी विधायक और अन्य लोग भी कूद पड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण प्रजापति इन मुद्दों को लेकर जमीन मैंने आरटीआई लगाई है। अपनी बात करूं तो मैं किसी कैंडिडेट्स का विरोधी नहीं हूँ। मूड फुटअल होने लगी आजकल कांग्रेस। बिल्कुल होने लगी। अभी राजनगर हाल ही एक विधायक है, 5 साल से विधायक है, उनके पिताजी विधायक रहे, 10 साल हो गए। 10 साल में आप एक पुल नहीं बनवा पाए। विरोध का जो स्वर है बीजेपी के खिलाफ, उसकी वजह यही है कि यहाँ क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ। यहाँ पे जो भी विधायक आते हैं वो जातिवाद का खेल खेलते हैं कि ये शायद मेरा फेलियर है कि मैं नहीं कर पाया, असली मुद्दे में नहीं उठा पाया, मैं उसको अब उठाऊंगा। मैं तो एनजीओ के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करूंगा। यही बात अभी आप करंट विधायक की बात ले लें। हर बार भूमि पूजन हुआ, 3-3 बार भूमि पूजन हुआ, लेकिन वो पुल का निर्माण आज तक नहीं। राजनीति के परे जाकर केवल आप खनन पे ही ध्यान दे रहे हो, आप जनता के ऊपर आपका 1% भी ध्यान नहीं है। स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। चंदला विधानसभा क्षेत्र के एक युवा नेता के साथ हम बैठे हुए हैं। नेताजी बोले कार्यक्रम में बात करेंगे प्रवीण प्रजापति जी से, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं और फिलहाल अब एक प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस की टिकट की मांग इनके द्वारा की जा रही है। क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं, किस वजह से इतनी देर बाद ये चुनावी मैदान में उतरने का इन्होंने मन बनाया, उन सब के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका प्रवीण जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी, जैसे काफी एक लंबा अरसा हो रहा है अभी, जब दावेदारों की एक लंबी फेहरिस्त भी है, तो इतनी देर क्यों, क्या वजह थी? वजह ये है कि हम कांग्रेस में तो बहुत टाइम से सक्रिय हैं, काम करते रहे, लेकिन उसकी वजह ये है कि एक यहाँ जो क्षेत्रवाद और राजनीति का जो एक गोलमाल चलता है, जो एक लोकल लीडर अपने अपने नेताओं को पकड़ के चलता है, हमने किसी नेता को नहीं पकड़ा। इसी वजह से हमारा जो नाम है वो आगे नहीं बढ़ाया गया, ये कह लें स्टार्टिंग में पैनल में नहीं गया। इसी वजह से हम इतना देर है, ऐसा लग रहा है। तो अगर राजनीति की बात करें तो चूंकि आप एनएसयूआई से जुड़े रहे हैं, तो एक छात्र राजनीति भी आपने की। बिल्कुल। वैसे क्वालिफिकेशन क्या रही? क्वालिफिकेशन मेरा ग्रेजुएशन है, मैंने बीसीए किया है। उसके बाद मैं जब वर्किंग था तो मेरा एग्जीक्यूटिव एमबीए है। तो एजुकेशन तो हमारी पूरी रही है। एजुकेशन के बाद फिर अचानक राजनीति की ओर ही क्यों रुक किया? कोई जॉब भी कर सकते थे? नहीं, मैंने बिजनेस में रहा। मैं पैसे से मैं एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ और एक समाज सेवक हूँ, एनजीओ चलाता हूँ। आपका सारा वेलफेयर फाउंडेशन है मेरा, एक एनजीओ है, उसका अध्यक्ष हूँ मैं। और मेरा काम यही है, लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, गरीब बच्चियों की शादी कराना, वृद्धों को वृद्धाश्रम में रखना, गरीब बच्चों को एजुकेशन देना। मेरा मेन जो काम है वो यही है, मैं यही करता आ रहा हूँ शुरू से। और चूँकि इस क्षेत्र के हिसाब से देखूँ तो यहाँ बहुत ही पिछड़ा एरिया है मेरा, और यहाँ जितने भी विधायक रहे हैं पिछले, बीजेपी हर बार अपने अपने कैंडिडेट्स लाती रही। जिसके अपने करंट विधायक की बात करें, कोई विकास नहीं कर पाए यहाँ, और विकास ना कर पाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि मैं विधायक का कैंडिडेट के तौर पे आऊँ। कांग्रेस की बात कर लें तो एक लंबी फेहरिस्त है। हाँ, पूर्व में 2018 में चुनाव लड़ चुके 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो अब कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे हैं। एक आपके पूर्व प्रत्याशी ही हो गए, और 2 ऐसे अन्य लोग भी हैं जो पहले भी लड़ चुके चुनाव और अब कांग्रेस से मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी बड़ी एक लंबी फेहरिस्त है। उस सब के बीच प्रवीण प्रजापति अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं अगर कैंडिडेट्स की बात करूं तो 12 से 13 कैंडिडेट्स कांग्रेस से हैं, और जिसमें से पूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं पिछली बार हारे हैं। जिला पंचायत का चुनाव लड़े वो भी हारे हैं। उसके बाद कुछ लोग हैं जो बसपा से आए, कुछ लोग हैं जो बीजेपी से आए। इस तरीके से वो अपनी अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। मैं अपने आप को उनके समतुल्य नहीं रखता हूं। मैं एक कैडर में हूं, एक
उम्मीदवारी के तौर पे हूँ। अब कौन कहाँ है ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा। अगर राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें हाँ तो क्षेत्र जानता है कुछ लोगों को, वो चाहे जमीनी तौर पे सक्रिय रहे हों, ज्ञापन प्रदर्शन करके सक्रिय रहे हों, या अन्य तरह से पूर्व में प्रत्याशी रहे हों या पूर्व में दावेदारी कर चुके। बिल्कुल। प्रवीण प्रजापति एकदम न्यू कमर डेब्यू या यूं कहें चुनाव में आपका, तो आपको अभी क्षेत्र की जनता कैसे जानती, क्या ऐसा कुछ खास किया? देखिए मैं क्षेत्रीय हूँ, मैं पैदा यहीं हुआ, मैं रहा यहीं। बिजनेस के चक्कर में मुझे बाहर रहना पड़ा और आना जाना लगा रहा। पुराने दावेदारों को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और सच्चाई ये है कि क्षेत्र में कोई एक्टिव रहा नहीं है। 5 साल से यहाँ के खुद के विधायक तो देखने नहीं आते, तो यहाँ नए नए जो उम्मीदवार हैं मैं उनकी क्या बात करूँ। ये पिछले 4-6 महीने से सारे उम्मीदवार हैं जो आ गए हैं एकदम से उभर के, जिनके नाम एकदम से चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन जो क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र के बीच में रहने वाला, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि क्षेत्र का ही आदमी रहे, और उसी आधार पे ही हम क्षेत्र के होने के नाते हमने अपनी उम्मीदवारी की। तो आपको नहीं लगता कि जैसे भाजपा की बात छोड़ दे, वो सत्ता में रही है, हाँ। सत्ता में जो रहता है उसकी तमाम कमियां रहती हैं, बिल्कुल। लेकिन उन कमियों को प्रदर्शित करना या उन कमियों का विरोध करना है, उन कमियों के खिलाफ आंदोलन करना, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो जमीनी स्तर पे वो फेलियर रहा है कांग्रेस का इस विधानसभा। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात से, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो असली मुद्दे थे हम उसे जमीनी स्तर पर ला नहीं पाए। क्योंकि अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा के लिए हमारे पास इतने सारे मुद्दे थे, जिसमें से आप सबसे बड़ा मुद्दा ले लें कि जो अपनी राष्ट्रीय आपदा का जो दोहन हो रहा है, आप खनन माफिया देख लें, आप स्टोन माफिया देख लें, हर तरीके से देखें तो यहाँ सिर्फ दोहन हो रहा है। यहाँ कोई भी आता है सिर्फ कमाने के लिए आता है, कोई भी विधायक आए कहीं से भी आए, यहाँ सिर्फ उसको पैसा कमाना है, यहाँ जनता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस आई थी तो वहाँ के भी विधायक और अन्य लोग भी कूद पड़े थे। बिल्कुल कूदे। वो क्या होता है कि एक आया, एक यहाँ चल रहा है क्योंकि भाजपा के हैं, सरकार भाजपा की है, उनको सपोर्ट पूरा सरकार का मिलता है, उनके खिलाफ न तो पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेता है, इसी वजह से वो यहाँ सिर्फ दोहन कर रहे हैं। आप मेन रोड पे रहते, रोड तो पूरे उखड़े पड़े हैं, ये बनते हैं और उखड़ जाते हैं, ये तो आप खुद ही देख सकते हैं, ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे क्षेत्र के क्या हाल है। प्रवीण प्रजापति इन मुद्दों को लेकर जमीन मैंने आरटीआई लगाई है, मैंने आरटीआई 2-3 बार लगाई है। और क्या होता है कि सरकार चूंकि बीजेपी की बैठी हुई है, सो आप कितने भी शिकायत कर लें, सरकार में कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने 3 बार ये रोड उखड़ा है, 3 बार ये रोड बना है, कई बार तो पेपरों में ही बन गया है, उसके बावजूद भी मैंने आरटीआई लगाई, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। और आप ज़्यादा एक्शन लेते हैं तो आपके पास ऊपर से फ़ोन आता है, ये समस्या है आज। अच्छा, अब दावेदारी जब आपने कर ही दी है, हाँ। तो इतनी बड़ी फेहरिस्त में जब आप अपने आप को स्थापित कर रहे हैं वहाँ, तो जिस तरीके की गुटबाजी है कांग्रेस में, हाँ। तो चूंकि एक कांग्रेसी हैं आप, बिल्कुल, इस गुटबाजी को कैसे मैनेज कर पाएगी, क्योंकि टिकट तो किसी एक को मिलनी है। बिल्कुल। इतनी लंबी जो फेहरिस्त है, इसको कैसे बैलेंस कर पाएगी, विद्रोह करेंगे फिर कैसे मैनेज करेंगे? मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी कैंडिडेट्स का विरोधी नहीं हूं, कांग्रेस में किसी को भी टिकट मिले मैं उसके साथ हूं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, अगर मुझे टिकट मिलती है तो बाकी लोग विरोध करेंगे, मैं ये भी जानता हूं, पर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आलाकमान और हम उनको मिलके कैसे समझा पाते हैं, ये देखने वाली बात है। मूड फुटअल होने लगी आजकल कांग्रेस, बिल्कुल होने लगी। अभी राजनगर हाल ही में बिल्कुल अभी सीन सामने आया, ऐसा तो नहीं यहाँ भी कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा? नहीं, यहाँ ऐसा दृश्य नहीं है, यहाँ राजनगर जैसा हाल तो नहीं है। यहाँ उम्मीदवार जरूर सारे हैं, पर एक दूसरे के विरोधी मुझे अभी तक नजर नहीं आए। अच्छा, जमीनी मुद्दों की बात की जाए, आप क्षेत्रीय हैं, स्थानीय हैं, आपने नजदीक से देखा है गौरिहार क्षेत्र जो है छतरपुर जिले का आखिरी छोर है एक तरीके से कहा जाए। क्या अहम जरूरतें या क्या ऐसे मुद्दे जो अभी तक हल नहीं हुए, लोग परेशान आपकी नज़र में? मैं अगर बात करूं तो देखिए, सबसे पहले रामपुर बलरामपुर पुल की बात ले लीजिए। एक विधायक है, 5 साल से विधायक है, उनके पिताजी विधायक रहे, 10 साल हो गए, 10 साल में आप एक पुल नहीं बनवा पाए, तो ये इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। और इसके बाद अगर बात करें कि हमारे यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ पे फसलों का हाल बहुत बुरा है। अगर आप सोचें, नदियाँ जरूर हैं लेकिन वो भी गर्मियों में सूखी हुई होती हैं, अगर आप उनमें नहर की व्यवस्था करवा दें तो उनका बहुत बड़ा काम हल हो सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ कॉलेज नहीं है, एजुकेशन का लेवल बहुत डाउन है। एक सरकारी अगर स्कूल की बात कर लें, सरकारी कुछ कॉलेज की बात कर लें, चंदला में जो बना दिया, लेकिन वहाँ भी स्टूडेंट्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। एजुकेशन का स्तर जो है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मेरा मानना सिर्फ ये है कि एजुकेशन के स्तर को उठाना बस काफ़ी नहीं है, क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करना भी ज़रूरी है।
ना तो यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था है रोडों में। आप अगर किसी ब्लॉक को देख लें, वहाँ रोड पे लाइटों की व्यवस्था होती है, वहाँ पे रोड होते हैं अच्छे, सौंदर्यीकरण का काम होता है, वो ऐसा कोई कार्य यहाँ नहीं हुआ। मेरे हिसाब से ये सारे काम एक विधायक के दायित्व के अंतर्गत आते हैं जो उनको करना होते हैं। बालीगढ़ में है, ना ही सरबई में है, ना ही चंदला की बात कर लो जो हमारा विधानसभा एरिया है, वहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये सब क्यों नहीं, क्या मानते? कांग्रेस भी तो रही, अभी 15 साल हटा दिए जहाँ 18 साल, तो उसके पहले तो कांग्रेस। देखिए, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो शायद 15 साल बाद बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट में नहीं थी जो आज के डेट में है। आज अगर आप चंदला विधानसभा को किसी और विधानसभा के साथ में कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ ज़्यादा विकास है यहाँ की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये सबसे ज़्यादा रूरल एरिया आता है। तो थोड़ा विकास भी अगर हुआ होता तो शायद जनता बीजेपी के साथ होती। विरोध का जो स्वर है बीजेपी के खिलाफ, उसकी वजह यही है कि यहाँ क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। ने भी बताया कि जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं वो चुनाव हार चुके हैं कई बार। हाँ, कोई बिल्कुल बसपा से आया, कोई भाजपा से आया है। फिर तो क्या आपको लगता है फिर आपकी दावेदारी बिल्कुल सफल हो गई फिर आपकी नज़रों में? नहीं, मैं देखिए एक कैंडिडेट के तौर पे हूँ और मैं अपने आप को एक सफल कैंडिडेट तभी मानूंगा जब आलाकमान की मुहर लग जाएगी। बाकी उम्मीदवारी करना हर किसी का अधिकार होता है। जो सारे उम्मीदवार हैं वो भी अपने अधिकार के तहत ही उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, सर्व समाज को लेकर साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ। पहली चीज़ तो ये, मैं जातिवाद जैसे मुद्दों पे नहीं जाता। मैं जातिवाद मानता ही नहीं हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे जो भी विधायक आते हैं वो जातिवाद का खेल खेलते हैं कि ये पंडित है, ये ठाकुर है, ये दलित है, ये ओबीसी का है। ये मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं जातिवाद से बहुत दूर हूँ और हमेशा से रहा हूँ। बचपन से ही मेरी शायद परवरिश ऐसी हुई है। तो सारे के सारे जो ये मुद्दे हैं, ये केवल अगर मैं पुराने भाजपा के जो हमारे विधायक थे, आर.डी. प्रजापति की बात करूँ तो वो खुलेआम मंच पे बहुत कुछ बोलते हैं और शायद उन्हीं का कुछ अनुसरण के पुत्र भी कर जाते हैं कभी कभी। बट मैं इन सब मुद्दों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। चलिए, जब आप एनएसयूआई में थे, छात्र नेता, बिल्कुल, आपने छात्र राजनीति भी की है, बिल्कुल, तो जमीनी राजनीति से दूर क्यों रहे अब तक? आपको नहीं लगता कि जब कोई एक प्रदर्शन करते हुए प्रवीण प्रजापति जैसा युवा चेहरा, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा फेलियर यही रही है सत्ता पक्ष की, जो जमीनी मुद्दों पे आक्रोश नहीं दिखा पाई, विरोध नहीं कर पाई। अब चुनावी प्रदर्शन होते हैं, जन आक्रोश होते हैं, किसान आक्रोश होता है। ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं थी क्या? आगे इस तरह की भूमिका में नजर आएंगे प्रवीण? बिल्कुल, मैं हमेशा इसी भूमिका में ही नजर आऊंगा जो मैं आज हूँ। और आगे जो मैं नहीं कर पाया, ये शायद मेरा फेलियर है कि मैं नहीं कर पाया। असली मुद्दे मैं नहीं उठा पाया, मैं उसको अब उठाऊंगा। होता क्या है कि जब यहाँ 5 साल का विधायक ही इस क्षेत्र को ध्यान नहीं देता है, जो पावर में है, सत्ता में है, तो उस वजह से जो जनता है वो परेशान होती है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अब जो भी मुद्दे होंगे, मैं तो एनजीओ के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करूँगा। मेरा सिर्फ एक ही विजन है। प्रवीण प्रजापति को अगर पार्टी टिकट देती, भरोसा जताती है, इन फ्यूचर आपको जनता भी आशीर्वाद देती है, तो सबसे अहम आपके काम क्या होंगे? क्या सोच रखा है, क्या प्लान है? मैंने आपको जैसे पहले बताया, मेरा सबसे पहला जो काम है क्षेत्र का विकास करना। क्या होता है, ये रोड नहीं है। सबसे मूलभूत सुविधा जो होती है किसी भी क्षेत्र की, वो रोड होती है, बिजली होती है। आपकी रात को आप चल रहे हो, रोडों पे लाइटें नहीं है, गड्ढे हैं, आप कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं तो रोड ही नहीं हुआ करते थे, अब तो रोड भी नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया, समय के साथ चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। 15 साल बहुत बड़ा समय होता है और इसीलिए मेरा सबसे पहला जो काम होगा वो होगा क्षेत्र का विकास करना। विकास इन द सेंस ऐसा कि सड़कें बनवाना, लोगों को, किसानों के लिए खासतौर पे नहर वहर का प्रबंध करना। जो पुल वगैरह टूटे पड़े हैं वर्षों से, जिनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है 10-10, 15-15 साल से, उनका निर्माण। भूमि पूजन बड़ी जल्दी हो जाता है। भूमि पूजन तो हर पार्टी करने में माहिर होती है। अगर उसको एक्चुअली में अगर बात करें कि वो कैसे उसका अनुसरण करेगी, उसको कैसे पूरा करेगी, उसमें दिलचस्पी कोई नहीं दिखाता है। यही बात अभी आप करंट विधायक की बात ले लें, हर बार भूमि पूजन हुआ, 3-3 बार भूमि पूजन हुआ, लेकिन वो पुल का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। वजह यही है। तो विरोध भी तो नहीं किया फिर? विरोध क्या, उसका हर बार टेंडर कैंसिल कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं शासकीय ठेकेदार हूं, मैंने खुद उस टेंडर को डाला पर वो टेंडर ही निरस्त कर दिया जाता है। रेत उत्खनन की बात कर लें,
एक माइनिंग के मामले में गौरिहार ब्लॉक या यूं कहें चंदला विधानसभा पूरे प्रदेश में चर्चित है, चाहे वो ग्रेनाइट माइन या फिर ये किसैंड माइंस हो। जिस तरीके से दोहन हुआ है, क्या मानते हैं उस औसत में क्षेत्र का विकास कितना हो पाया है? क्योंकि दोहन तो कर ले जाते हैं बाहर वाले। अगर मैं बात करूं तो यहाँ सिर्फ दोहन ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ डेली 50 लाख एकड़ की इनकम जो है विधायक की, वो कैसे हो रही है? वो सिर्फ यहाँ रेत खनन से ही हो रही है, माइन से हो रही है। अगर उसका वो 10% भी क्षेत्र की भलाई में यूज करते तो शायद ये क्षेत्र चमक गया होता। हर नेता ऐसा नहीं करता है, वो केवल राजनीति के परे जाकर केवल आप खनन पे ही ध्यान दे रहे हो, आप जनता के ऊपर आपका 1% भी ध्यान नहीं है, तो ये गलत है। आपको जनता ने आपको चुन के विधायक बनाया है, आपको जनता की सेवा करनी पड़ेगी, ये आपका दायित्व है। लेकिन आप केवल दोहन में लगे हुए हैं, आप केवल खनन निकाल रहे हैं, आप आमदनी अपनी कर रहे हैं, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए आप डेली का आप कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जनता का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा किसी भी एक लीडर के लिए? जिस तरीके से आपने बताया वेल क्वालिफाइड हैं आप, एनजीओ भी आप चला रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं आप, लेकिन अब राजनीति की ओर रुझान आया है और चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं, तो हर एक शख्स जो ऐसा होता है तो कोई ना कोई राजनीतिक गुरु होता है, उसका एक आइडियल होता है राजनीति में। प्रवीण प्रजापति किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? देखिए, मैं तो राहुल गांधी का फैन हूँ और आइडियल गुरु मेरा अभी तक कोई रहा नहीं है राहुल गांधी के अलावा। तो उसी चीज में तो भाजपा ने पप्पू बना दिया था। पप्पू उनको राजनीति के तहत ही बनाया गया था, उनके साथ जो लोग जुड़े थे वो ही उनको पप्पू बनाने का काम कर रहे थे। ये आपने भी देखा होगा, वेल क्वालिफाइड पर्सन है वो, जब वो बोलता है असली मुद्दे पे बोलता है, वो कैसे उसका पप्पू बनाया गया वो आपसे बेहतर कौन जानता होगा। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, कोई राजनीतिक गुरु नहीं है मेरा उनके अलावा, मैं राजनीति ही कर रहा हूँ सिर्फ उनके आदर्शों पे चलते। चलिए, अभी आपने इतने बड़े नेता का नाम ले लिया, वैसे सवाल बड़ा हो जाएगा लेकिन जरूरी है। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ इतने प्रौढ़ व्यक्ति, कई बार भाजपा उन पे कमेंट करती है, कोई बुढ़ाऊ कह रहा है, कोई मिस्टर 75 मोदी 76 कह रहा है, क्या लगता है? अगर मैं मोदी जी की बात करूं, कोई विकल्प ही नहीं मिलता। अगर मैं मोदी जी की बात करूं, वो खुद 73 साल के हैं, तो क्या आप बोलेंगे कि वो बूढ़े नहीं हैं? यहाँ बूढ़ों से भरा हुआ है, हर पार्टी भरी हुई है। जो जवान होता है उसको बूढ़ा होना ही है। तो पार्टियां राजनीतिक उनका कद उम्र के साथ बढ़ते हैं, ये हर जगह मान होता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ है, कमलनाथ जी हैं, हमारे लोग बोलते हैं कि वो बूढ़े हो रहे हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। दिग्विजय सिंह भी उसी राह पे चल रहे हैं, तो वो नेता हैं और वो स्तंभ है कांग्रेस के। तो ऐसा ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, ये चीजें तो आपके बीजेपी में भी सबसे ज्यादा मिलेगी। अच्छा, जन आशीर्वाद शुरू हुई तो कांग्रेस जन आक्रोश निकालने लगी, जन आक्रोश निकाला है तो टिकटें भी लेट हो रही हैं, आचार संहिता लगने वाली है, अब इतना सा समय बचेगा, क्या लगता है ये भाजपा की नकल कर रही? आमतौर पे तो पहले डिसाइड कर दिया करती थी सीट्स कांग्रेस, इससे क्या लगता है आपको उम्मीदवारों को कितना कम समय बचेगा प्रचार प्रसार के लिए? बिल्कुल, ये बात मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, देर तो हो रही है, बट क्या है कि इस बार कांग्रेस का मंथन बहुत ही गहरा चल रहा है। वो जो जिस भी कैंडिडेट को चुन के मैदान में भेजना चाह रही है, वो ये मान के नहीं चल रही है कि वो पुराना कैंडिडेट है। मंथन कहें या डर कहें सिंधिया ग्रुप के बाहर भगने का? नहीं, सिंधिया ग्रुप के बाहर का अब तो डर नहीं रहा, क्योंकि जब सरकार गिर गई है तो उसके बाद डर कैसा? सरकार तो सिंधिया गुट ने गिराई दी थी, तो उसके बाद सिंधिया गुट की इज्जत क्या बची है? पुनरावृत्ति ना हो उस पर। पुनरावृत्ति जैसी कोई चीज नहीं है अब, क्योंकि सिंधिया गुट एक अलग चीज थी। जो भाजपा ने जो गेम खेला उनके साथ मिलके, वो सरकार गिराने के लिए था, और सरकार चूंकि उन्हें गिरा दी थी, लेकिन अब वैसी पुनरावृत्ति की आशंका कांग्रेस में बिल्कुल नहीं। चलिए, प्रवीण प्रजापति जी थे, युवा नेता है कांग्रेस के, और तरीके से विपक्ष की भूमिका में अब तक नगण्य रहा है। चंदला क्षेत्र की बात की जाए, गौरिहार ब्लॉक की बात की जाए, कांग्रेस तो अब एक युवा नेता के आने से कुछ उम्मीद जरूर होगी। पार्टी नेतृत्व इन्हें टिकट देता है, और अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जनता इन्हें कितना आशीर्वाद देती है, आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल नेताजी बोले में दीजिए मुझे और पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।